नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश 2 बजे दोपहर की 5 बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। इस 5 बड़ी खबरों में हम आपको पहली खबर पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात की दिखाएंगे। जहां दूसरी खबर दिल्ली से होगी। यहां आईएएस कोचिंग में पानी भरने से 3 स्टूडेंट की मौत हो गई। वहीं तीसरी खबर महाराष्ट्र से है, जहां शरद पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। चौथी खबर यूपी और उत्तराखंड से है, जहां बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है। और पांचवी और आखिरी बड़ी खबर यूपी से होगी, जहां समाजवादी पार्टी की बैठक हुई है। तो इस 5 मिनटों के जरिए आप 5 बड़ी खबर देख रहे हैं और बस आपसे कुछ ही वक्त बाद इन्हीं के बारे में विस्तृत जानकारी आपको देंगे। पहली खबर पीएम मोदी के मन की बात को लेकर के है। दूसरी खबर दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में 3 स्टूडेंट्स की मौत हुई है। और वहीं तीसरी खबर शरद पवार के अमित शाह पर बयान को लेकर के है। चौथी खबर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है। मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। और पांचवी और आखिरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में सपा की बैठक से जुड़ी हुई होगी। चलिए अब पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बजट के बाद पहली बार मन की बात कार्यक्रम का 112वां एपिसोड प्रसारित हुआ। पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक, मैथ्स ओलंपियाड, असम मोइडम टाइगर डे, वनों के संरक्षण और स्वतंत्रता दिवस पर खास बातचीत की। साथ ही उन्होंने हैंडलूम पर भी चर्चा की है। हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। पीएम ने कहा कि आजादी के पर्व पर एक कपड़ा खादी का जरूर लें। साथ ही प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त की स्पीच में शामिल विषयों पर सुझाव भी मांगे हैं। आज पीएम मोदी ने मन की बात, जो कि हर महीने के आखिरी रविवार को इसका प्रसारण होता है, सब मन की बात के जरिए तमाम बातें कही। हर घर झंडा अभियान की भी बात कही है। टाइगर डे, हैंडलूम डे का भी जिक्र किया पीएम मोदी ने। और साथ ही 15 अगस्त की स्पीच को लेकर के आम जनता से सुझाव की भी मांग की है। और चलिए अब दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली में बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। जल भराव के कारण 3 स्टूडेंट्स की डूबने से मौत हो गई। बिल्डिंग में पावर कट के कारण बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया। स्टूडेंट अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए। गेट बंद होने के कारण पानी शुरुआत में बेसमेंट में नहीं घुसा था, लेकिन कुछ मिनट बाद ही पानी का प्रेशर तेज हुआ और गेट टूट गया। गेट टूटने के बाद पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगा। कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली की आईएएस कोचिंग सेंटर में ये पानी भर गया, जहां बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से छात्र बाहर नहीं निकल पाए और उनकी डूब जाने की वजह से मौत हो गई। और अब इसको लेकर के लगातार हंगामे की भी तस्वीरें देखी जा रही है। मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया गया है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। तनु, जिस तरह से ये आईएएस कोचिंग सेंटर का मामला सामने आया, काफी निराशाजनक है, काफी दिल को झकझोर देने वाला है, क्योंकि जिस तरह से बेसमेंट में पूरा पानी जम गया और इससे 3 स्टूडेंट्स की मौत हुई है। क्या कुछ जानकारी इस वक्त और प्रशासन का, और जिस तरह से कोचिंग सेंटर्स के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनका क्या कुछ कहना है, और हंगामे की इस वक्त क्या कुछ स्थितियां? जी बिल्कुल गरिमा, देखिए जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली से रात को एक बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आई। और देखिए जो ये जो मामला सामने आया, इससे पहले का भी गरिमा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि जो कोचिंग सेंटर है उसके ठीक सामने इतना पानी भर गया था कि जो स्कूटी थी, जो बाइक थी, जो गाड़ियां थी, वो तक डूबी हुई थी। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि रात को ही वहाँ पर जो मेयर है शैली ओबरॉय, वो भी पहुंची है। विधायक दुर्गेश पाठक भी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन वहां पर जब पानी भर गया तो देखिए वहां पे जो बायोमेट्रिक डोर लगा हुआ था, वो भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा डीमेरिट रहा है, जिसकी वजह से बच्चे बाहर नहीं निकल पाए गरिमा। और उसके बाद से लगातार सियासत देखी जा रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जो बेसमेंट था उस पर जब वो स्टोरेज के लिए परमिशन थी, फायर एलओसी में भी ये बात कही गई है कि स्टोरेज के लिए परमिशन थी, तो वहाँ पर कोचिंग सेंटर क्यों चल रहा था? साथ ही तमाम सवाल ये भी खड़े होते हैं कि जो आरटीसी है उनकी तरफ से, हालांकि रात से ही स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए सबसे बड़ी बात कि जो पेरेंट्स थे, जो अभिभावक थे, उनको सूचित तक नहीं किया गया। वो समाचार माध्यम से सुनकर तब वहां पर पहुंचे हैं। और देखिए स्वाति मालीवाल जब वहां पर पहुंची और छात्र जब प्रदर्शन कर रहे थे तो वो बैक के नारे भी लगे हैं। हालांकि लगातार आरटीसी की तरफ से, शैली ओबरॉय की तरफ से जो मेयर है, लगातार स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और जांच होगी और जो अपराधी होंगे उनको जो है सख्त से सख्त सजा मिलेगी। लेकिन अगर पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो 4 छात्र
समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो बच्चे यहाँ पर पहुंचे थे गरिमा, वो एक सपना लेकर पहुंचे थे। उनके माँ बाप ने सोचा भी नहीं होगा कि वो सपन में लिपट कर घर पहुंचेंगे। तो एक बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर दिल्ली सरकार की भी है, साथ ही मेयर जो शैली ओबरॉय है एमसीडी की भी यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही है। जी तनु, जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं, दिल को झकझोर देने वाली ये खबर कहीं ना कहीं काफी दुखद है। लेकिन और ऐसा पहली बार नहीं है कि जब दिल्ली के तमाम जो हिस्से हैं वहां पर जलभराव की स्थितियां बन जाती हैं, लेकिन फिर भी बीएमसी इसे लेकर के सतर्क नहीं है। हर बार की बारिश का जब दौर शुरू होता है तो हम अक्सर कर देखते रहते हैं, अक्सर कर सुनते हैं और खबरों में लगातार दिखाते भी हैं कि दिल्ली के इस जगह पर जलभराव की स्थिति, यहाँ पर गाड़ियां डूब गई, लोग डूब करके मर गए, और फिर भी प्रशासन सख्त नहीं है। और ऐसे में क्या कुछ इंतजाम अब आगे आने वाले वक्त को लेकर के, हालांकि जिन बच्चों की ये दुखद मौत हुई अब वो वापस तो नहीं आ सकते। बिल्कुल आपने सही बात कही कि जो बच्चे चले गए दुनिया को छोड़कर वो वापस नहीं आ सकते। और आपने बिल्कुल सही बात ये भी कही गरिमा कि दिल्ली से अक्सर मानसून के टाइम में ये तस्वीरें सामने आती है जब जलभराव की कंडीशन होती है और डूबने के मामले भी सामने आते हैं और करंट लगने के मामले भी सामने आते हैं, लेकिन उसके बाद भी ठोस कदम नहीं उठाए जाते। हालांकि जो शैली ओबरॉय है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट जारी कर कहा गया है कि हम सारे जो कोचिंग सेंटर है वहां पर जाएंगे और चेक कराएंगे कि जो इलीगल चल रहे हैं उन पर हम एक्शन लेंगे। और अगर राजेंद्र नगर, पटेल नगर की बात की जाए तो यहाँ पर तमाम कोचिंग सेंटर है जो इलीगल चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है, एमसीडी आंख मूंद कर बैठी है, दिल्ली सरकार आंख मूंद कर बैठी है। और देखिए बहुत ज्यादा दिल को झकझोर कर रख देने वाली तस्वीरें इसलिए भी है क्योंकि वो बच्चे वहां पर आईएएस का सपना लेकर गए थे, गांव से शहर की तरफ आए थे। उन्होंने सोचा था कि हम बैच लगा कर अपने गांव वापस भेजेंगे, लेकिन ये देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से बीजेपी हमलावर है और लगातार करेगी कि ये हत्या है, तो देखिए लापरवाही है यहाँ पर और हत्या भी बिल्कुल है। क्योंकि अगर प्रशासन के कड़े इंतजाम होते गरिमा तो आज उन बच्चों की जान खतरे में नहीं होती। आगे भी तनु इस पर आपसे अपडेट लेंगे। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अब 3 मिनट में 12 फीट तक पानी भर गया और बच्चों की दुखद मौत हुई है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां एनसीपी नेता शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। पवार ने कहा कि कुछ दिनों पहले गृह मंत्री ने मेरे खिलाफ कुछ बातें कही, उन्हें मैं याद दिला दूं कि आज जो आदमी देश का गृह मंत्री है वो ऐसा व्यक्ति है जिसने गुजरात के कानून का दुरुपयोग किया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तड़ीपार राज्य से बाहर तक कर दिया था। अमित शाह को 2010 में सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर मामले में 2 साल के लिए राज्य से बाहर कर दिया गया था। बाद में उन्हें 2014 में इस मामले में बरी कर दिया गया। पवार ने इसी को लेकर शाह पर टिप्पणी की है। दरअसल 21 जुलाई को पुणे में अमित शाह बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा था कि विपक्ष हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, लेकिन भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े सरगना शरद पवार हैं। अगर देश में किसी भी सरकार में किसी राजनेता ने भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दिया है तो वो शरद पवार है और मुझे इस बारे में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। पवार ने कहा था कि भ्रष्टाचार का सरगना अमित शाह है, इन्हें 2 साल के लिए राज्य से बाहर भी कर दिया गया। और इसी खबर पर मुंबई से हमारे ब्यूरो चीफ राहुल पुजारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, जिस तरह से देखिए हम लगातार देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर महाराष्ट्र की राजनीति में तेज रहता है और अब महाराष्ट्र में चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में अमित शाह पहुंचे तो उन्होंने शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना कहा और दूसरी तरफ इनके भी तरफ से आरोप प्रत्यारोप, गुजरात का भी जिक्र कर दिया कि गुजरात से 2 साल के लिए इन्हें बाहर कर दिया गया था। आरोप प्रत्यारोप का दौर चाहे चलता रहो, लेकिन महाराष्ट्र की अगर हम बात करें मौजूदा स्थिति क्या कुछ अगर राजनीतिक समीकरणों को देखिए, क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव भी है। दीदी 6 दिन पहले जो अमित शाह गृह मंत्री यहाँ पे आए थे पुणे में, तो पुणे में उन्होंने कहा था कि अगर बेईमान, सबसे बड़ा बेईमान अगर राजनीति में है तो वो है शरद पवार। शरद पवार सरगना है जो इतनी बड़ी बेईमानी और सब कुछ के, तो सीधा सीधा आरोप लगाते हुए उन्होंने बोला। तो उसका जवाब आज शरद पवार ने दिया है कि ये अमित शाह जो गृह मंत्री आज है वो 2010 में तड़ीपार हुए थे, गुजरात छोड़ के गुजरात के कानून का दुरुपयोग किए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तड़ीपार कर दिया था। तो 2014 में जाके बरी हुए थे। तो अब इलेक्शन नजदीक आ गया है, विधानसभा का 2 से 3 महीने रह गए, चुनाव आयोग कभी भी तारीख का घोषणा कर सकती है। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो चुका है और जिस तरह चाणक्य कहे जाते हैं शरद पवार राजनीति की, तो उनके ऊपर आरोप लगाना और शरद पवार चुप बैठना ये तो नामुमकिन है। उन्होंने पूरी तरह से तैयारी करके अमित शाह पे जो जिस तरह से बोला है 2014 का जो सोहराबुद्दीन शेख के ऊपर जो एनकाउंटर का मामला था उसको उजागर कर दिया। फिर से नया मामला उजागर हो गया है और फिर से अमित शाह के ऊपर जो जिस तरह से आरोप लगाया है कि 2010 में जैसे तड़ीपार 2 साल के लिए हुए थे, उनको
देखते हुए कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है अब और भी ज्यादा राजनीति तेज हो जाएगी। तो दो बड़े दिग्गज नेताओं में भिड़ंत हो चुकी है। शरद पवार जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, मोदी ने भी कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने, कि ये मेरे गुरु है, तो उनके ऊपर आरोप लगाना बहुत बड़ा महंगा पड़ जाएगा अमित पवार को। गिरमा, जिस तरह से आपने तमाम राजनीतिक जो घटनाक्रम है उसका जिक्र किया, आरोप प्रत्यारोप का तो दौर लगातार हम देखते ही रहेंगे, क्योंकि अब आने वाले वक्त में चुनाव है। लोकसभा जब चुनाव चल रहे थे उस दौरान भी हमने इसी तरह से देखा, हालांकि शरद पवार की एनसीपी को बहुत ज्यादा बेनिफिट लोकसभा चुनाव में नहीं हुआ। आने वाले वक्त में अगर जिस तरह से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं राहुल, कितना असर इन राजनीतिक जो सियासी जो घटनाक्रम है, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, उन्हें छोड़ दिया जाए तो जनता के बीच में क्या कुछ स्थितियां नजर आती है? आप लगातार ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारियां भी देते रहे हैं। देखिए गिरमा, लोकसभा का चुनाव कुछ अलग होता है, केंद्र सरकार की राजनीति होती है, लेकिन विधानसभा चुनाव लोकल मुद्दों पे हुआ करता है। और लोकल मुद्दे की बात करें तो शरद पवार की पकड़ पूरी मराठा में है, मराठाओं के ऊपर है, और मराठाओं की राजनीति करते हैं शुरू से शरद पवार, इसीलिए उनके चुने जाते हैं और केंद्र में भी गए। लेकिन अगर ये सबकी अगर तर्क वितर्क और इस तरह के आरोप लगे तो बीजेपी को डेंट लगना ठीक है, बीजेपी को ही डेंट लगेगी। और शरद पवार का विधानसभा में पकड़ बहुत अच्छी है। आप देखेंगे जब अकेले थे तो अकेले पानी में भीग के जब प्रचार करते थे, विधानसभा में उनका परफॉर्मेंस कितनी अच्छी रही। और इस विधानसभा में भी जिस तरह महाअघाड़ी के संग गठबंधन में लड़ रहे हैं, तो आप देखिएगा इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। तो मराठियों का जो वोट बैंक है वो शरद पवार का और उद्धव ठाकरे की तरफ है। आज भी लोकसभा के चुनाव में भी देखा गया जिस तरह से बीजेपी और पीछे रह गई, और भले एनसीपी ने सीट कम लेके आई, लेकिन महाअघाड़ी सरकार मिलकर जिस तरह से बीजेपी को पछाड़ा, तो विधानसभा में जिस तरह से अभी इस समय अनुमान ग्राउंड जीरो पे हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, अभी भी रुझान महाअघाड़ी की तरफ है। एनसीपी शरद पवार को यहाँ भगवान माना जाता है। आगे भी राहुल आपसे अपडेट लेंगे। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो शरद पवार ने अमित शाह पर निशाना साधा है और आरोप प्रत्यारोप का दौर इस वक्त अब हम आगे भी आने वाले वक्त में देखेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित लखीमपुर खीरी है। यहाँ 5 तहसीलों के 350 गांव में पानी घुस गया। वहीं ललितपुर में बारिश से गोविंद सागर बांध के 4 और गेट खोलने पड़े। पहले से ही 16 गेट खुले हुए, इससे आसपास के इलाकों में पानी भी भर गया। बीते शनिवार को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड के नई टिहरी में भूस्खलन से एक मां बेटी की मौत हो गई है, जबकि उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में अपने गांव में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में 24 जुलाई को पुणे में हुई भारी बारिश में बहे 26 साल के शख्स का शव शनिवार को बरामद किया गया है। पुणे में बुधवार में से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं नवी मुंबई में शनिवार को एक इमारत ढहने से 3 लोगों की दुखद मौत हो गई और 2 अन्य घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने आज 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भारी बारिश से 4 लोगों की दुखद मौत, और अब मौसम विभाग ने 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। कई जगहों पर जलभराव की स्थितियां देखी गई। यूपी में 350 गांव डूब गए हैं। वहीं उत्तराखंड में लैंडस्लाइडिंग की भी तस्वीरें लगातार हम देखते रहे हैं। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अवनीश, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि बारिश का कहर लगातार लोगों जो आम जनजीवन है उन पर बरस रहा है, और यूपी उत्तराखंड में 4 लोगों की दुखद मौत भी, लैंडस्लाइडिंग की भी उत्तराखंड से अलग अलग जगहों से तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त क्या कुछ स्थितियां और प्रशासन जिस तरह से पुख्ता इंतजाम की बात करती है, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं, क्या कुछ तस्वीरें देखी जा रही है? बिल्कुल गरिमा, देखिए यहाँ पे अगर बात करें मौसम विभाग की, पहले से जो है यहाँ पे लगातार जो है यहाँ पे अलर्ट की जा रही जो चेतावनी है वो दे रखी है मौसम विभाग ने। और अभी आज भी जो है मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2-3 दिन तक हैवी रेनफॉल की यहाँ पे बात की गई है। और पिछले दिनों में जिस तरीके से यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है, आम जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। जगह जगह जल भराव हो गए हैं, नदी नाले अपने उफान पर है। और जो ऊपर पहाड़ों की बात करें तो कल भी जो है यहाँ पे बूढ़ा केदार की बात करें टिहरी के अंदर, वहाँ पे जो है पूरी तरीके से जो है वो गाँव का गाँव जो है वो पूरी बाढ़ की चपेट में आ गया है। और जिस तरीके से दुकानें बह गई हैं, आम जनमानस को जो है काफी हानि का नुकसान हुआ। और मलबे में दबने की यहाँ पे बात आ रही है कि कुछ लोग उसमें मलबे में दबे हैं, और कहीं ना कहीं जो है सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कुछ लोगों के मरने की भी यहाँ पे खबर। तो इस चीजों को देखते हुए लगातार प्रशासन, हालांकि जो है सीएम साहब जिस तरीके से दिल्ली के अंदर हैं, अभी वो जो है वहाँ पे बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बूढ़ा केदार के लिए जो है वहाँ के जिलाधिकारी और आपदा प्रबंधन की टीमों को लगातार जो है उनसे मॉनिटरिंग की बात की गई है, और जो भी आर्थिक सहायता है या जिस तरीके की सहायता है उसको पहुंचाने की यथासंभव कोशिश की बात की है। और लगातार आपदा प्रबंधन टीमें यहाँ पे काम कर रही हैं।
जगह जगह जो लैंडस्लाइड है उसको खोलने की कवायद में लगी हुई है। जी करीना। अवनीश, लगातार कांवड़ यात्री भी पहुंच रहे हैं हरिद्वार, और इस सब के बीच यहाँ पर किस तरह की जो इंतजामात है वो किए गए हैं? क्योंकि कांवड़ यात्रियों के हम जब देख रहे थे, इसके पहले भी आपने भी जिक्र किया था कि कांवड़ यात्री जब जा रहे थे तो उस दौरान रास्ते में भी लैंडस्लाइडिंग हुई, काफी देर तक उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में आप प्रशासन के क्या इंतजामात? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बीआरओ की जो टीमें और एसडीआरएफ की टीमें हैं लगातार यहाँ पे बात करें, और खास करके अगर बात करें हरिद्वार की, क्योंकि हरिद्वार से जो है दूर दराज के पूरे देश के अंदर से जो है वो जल लेने के लिए जो कांवड़िए वो पहुंच रहे हैं, उसको लेके प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। एसडीआरएफ की टीमें जो है गंगा किनारे हैं, और जो कांवड़िए हैं उनको जो है पूरी तरीके से यहाँ पे सतर्क रखा जा रहा है कि आप जो है गंगा के बहाव के अंदर ना जाएं, जल जो है वो किनारे से ही आप भर लें। जिस तरीके से यहाँ पे नदियां, जो गंगा का जल स्तर है वो अपने खतरे के निशान के आसपास बह रहा है। और यमुनोत्री ऊपर पहाड़ों की बात करें, यमुनोत्री में भी जो यमुनोत्री जो नदी है वो पूरी तरीके से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, और लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं। जिस तरीके से यमुनोत्री की बात करें, यात्रा जो है बाधित हो रही है, और उसको लेकर एसडीआरएफ की टीमें लगातार यहाँ पे जो है लोगों के लिए जो वैकल्पिक मार्ग का यहाँ पे जो है मार्ग के हिसाब से उनको भेज रही है। और जो भारी वाहन है उनको भी जो है यहाँ से रोका जा रहा है कि बार बार जो है यहाँ पे प्रशासन भी कह रहा है कि जो यात्रा है आप अपनी यात्रा को अभी स्थगित कर दें। जिस तरीके से लैंडस्लाइड हो रही है, जान माल का खतरा बना हुआ है, तो और जो यात्री है उनको कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की यहाँ पे कवायद में लगी हुई है। जी अवनीश, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो यूपी उत्तराखंड में भारी बारिश और लगातार लैंडस्लाइडिंग की भी तस्वीरें देखी जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में चल रही बैठक अब खत्म हो गई है, जिसमें अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी के विधायक शामिल हुए। यहां सारे विधायक एक सुर में बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव नाम का फैसला करेंगे, वही सबको स्वीकार होगा। कोई चर्चा नहीं की गई, बैठक खत्म हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। गरीब, बेरोजगार, किसान, पेपर लीक जैसे मुद्दे समाजवादी पार्टी सदन में उठाएगी और विपक्ष सरकार से सदन में जवाब मांगेगा। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव भी शामिल हुए थे। वहीं अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों को हाथरस मामले को लेकर निर्देशित भी किया है। तो आज समाजवादी पार्टी की अहम बैठक हुई। पार्टी दल के नेता के चुनाव करने को लेकर के सभी विधायकों ने एक सुर में कहा है कि अखिलेश यादव जो नाम तय करेंगे वो हम सबको स्वीकार होगा। इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी समीर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। समीर, जिस तरह से अब मानसून सेशन शुरू होने वाला है, और लेकिन उसके पहले आज समाजवादी पार्टी की अहम बैठक, हालांकि बैठक में नाम तय करने थे, लेकिन सभी विधायकों ने एक सुर में कहा कि जो अखिलेश यादव नाम तय करेंगे वही सबको सहर्ष स्वीकार होगा। क्या स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं आने वाले वक्त में? और जिस तरह से मानसून सेशन की अगर हम बात करें तो विपक्ष पूरी तरह से तैयार भी है तमाम मुद्दों को लेकर के। देखिए वैष्णवी, आपको मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से यहाँ कई घंटों बैठक समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में चली है, सभी विधायक गण इसमें मौजूद थे, लेकिन नाम की सहमति माना जाए तो नहीं बन पाई है। वहीं अगर सूत्रों की माने तो दो नामों में से एक नाम उभर के सामने आएगा, राम अचल राजभर या इंद्रजीत सरोज। इन दोनों में से एक नाम पर मोहर लगेगी। लेकिन अगर बात कर ले तो विधायकों की, तो किसी विधायक ने अभी तक किसी नाम का खुलासा नहीं किया है। सबका ये सुर में यही कहना है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया जिस नाम को भी तय करेंगे उसको हम नेता प्रतिपक्ष मानेंगे, उसी के पीछे हम विधानसभा में आवाज उठाने का काम करेंगे, वही हमारा नेता प्रतिपक्ष नेता होगा। अब देखने वाली बात होगी किसका नाम खुलकर शाम तक सामने आता है, क्योंकि अखिलेश यादव पे सभी समाजवादी पार्टी के विधायक और कद्दावर नेताओं ने छोड़ दिया है। क्योंकि इस बैठक में शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद थे, सभी समाजवादी पार्टी के कद्दावर विधायक, पूर्व मंत्री, नेता मौजूद थे, सबके बीच वार्ता हुई, लेकिन किसी का नाम खुल के नहीं आया। जितने भी विधायकों से वार्ता की गई या पूछने की कोशिश की गई तो सभी विधायकों ने ताला मटोली जवाब देते हुए कहा कि इसकी रजामंदी अखिलेश यादव लेंगे, हम इसका नाम अभी डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने नेता अखिलेश यादव पर इसका फैसला छोड़ दिया है। जो फैसला करेंगे वो हमको मंजूर होगा। अखिलेश यादव जिसको नेता प्रतिपक्ष चुन देंगे वो हमारा नेता प्रतिपक्ष विधानसभा का नेता होगा। वहीं अगर बात कर लें कल सदन में किस तरीके से हंगामा होने वाला है, तो वैष्णवी आपको बताना चाहूंगा सदन में कल बहुत ही बड़ा हंगामा होगा। विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगा, हर मुद्दे पर घेरेगा, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे बाढ़ से पीड़ित आए 20 जिले उनको लेकर मामला हो। तो इस तरीके के तमाम मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करेगा विधानसभा में। जी ठीक है समीर, आगे भी इससे जुड़े आपसे हर अपडेट्स लेंगे। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अब अखिलेश यादव कि बड़ी बैठक में आज कुछ भी तय नहीं हो पाया है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।